तो ये क्या सिस्टम इतना पोसीदा है, इतना गंदा है, और जो फिर आर्मी को इसीलिए फिर दोष दिया जाता है कि ये हर जगह पे मामले में इन्होंने इवॉल्व नहीं होने दिया डेमोक्रेसी को। वही लोग, वही करप्शन है, वही ओहदे, इवन कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, वैसा ही है जैसे इंडिया में है। लेकिन यहाँ पे चीजें नीचे गई, ब्यूरोक्रेसी तबाह हुई और जमहूरियत कभी भी आगे नहीं चल सकी। वो उनकी जमहूरियत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और यहाँ पे क्या ये सिस्टम, ये मुश्ताक अहमद साहब की थीसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जब वो कहते हैं कि इन्होंने पहले इलेक्शन इन्होंने कब करवाए, पहले हमारे साथ वजीर आजम कौन थे, ऐसे ही उनको बनाते गए वगैरह वगैरह। तो ये क्या मसला है? क्या फिर वो ये बात तो फिर कहीं पे, अगर हम पाकिस्तान में कहीं पे उंगली रखें तो कहां पे रखें? वेयर डिड द थिंग स्टार्ट गोइंग रॉन्ग? क्या वो सही कहते हैं कि 1947 ही गलत मौका था? हारिस, इसमें ना दो बातें आपने की हैं कि एक, आपको ना ये समझना पड़ेगा। मैं ना, मेरे अंदर का पॉलिटिकल कमेंटेटर जाग रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे जो अहम होती है ना, जो बुनियाद होती है डेमोक्रेसी की, और खान साहब ये बार बार कहते थे, वो होती है एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल पार्टी। और खान साहब ने अपनी तरफ से इलेक्शंस भी कराए, खैर उस वो मामला फिर डिरेल हो गया और तमाम चीजें। जब तक आपके पास वो नहीं है ना, एक सिस्टमेटिक, आप कभी भी डेमोक्रेसी सस्टेन कर नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, या अगर आप कह लीजिए दोनों आज़ाद हुए, तो इंडिया के पास एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस। अब उनकी आइडियाज से इख्तलाफ करें, लेकिन उधर बड़े बड़े नाम थे, नेहरू थे, आज़ाद थे, मतलब यू नेम इट, वल्लभ भाई पटेल थे। कौन कौन नहीं था उधर, एक से बढ़कर एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप जरा एक दूसरे की किताबें तो पढ़े ना। वल्लभ भाई पटेल ने, मेरा ख्याल है, लिखा था कि आपको पता है कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है इंडिया का, जो मुसलमानों के हक में बात करता है और शेरवानी नहीं पहनता? अपनी किताब में वो लिखते हैं नेहरू, क्योंकि ही सेड कि नेहरू वाज सच अ मुस्लिम अपीसमेंट गाय। इस तरह के इख्तलाफात। लेकिन आप देखिए उस सिस्टमैटिक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया कि मौलाना आज़ाद, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, वो उनके एजुकेशन मिनिस्टर रहे 12 साल। और अगर आज के इंडिया की तरक्की का आप किसी को सहरा देते हैं, वो मौलाना आज़ाद का है। उन्होंने इस तरह जाल बिछाया इंस्टीट्यूशंस का, इस तरह जाल जाल बिछाया तालीमी इदारों का, और अच्छे खतूत पे उन्हें इस्तवार किया कि आज इंडिया यहाँ पे खड़ा हुआ है। हर चीज़ सारे आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, वो वक्त परवरिश करता है बरसों। हादसा या कुछ भी एकदम नहीं होता, राइट? हमारे पास वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। हमारे पास जिन्ना साहब के अलावा कोई नहीं था, भानुमति का कुंबा था। और मैं तो सबको बार बार कहता हूँ कि डू नॉट टेक माई वर्ड फॉर इट, मुस्लिम लीग का जो डॉक्यूमेंट है ना प्राइमरी, वो पढ़ लीजिए, मामला हल हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा मुस्लिम लीग थी क्या। और जिन्हें आप अपना पहला वजीर आजम कहते हैं, खान साहब, लियाकत अली खान साहब थे। फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ी है, माय ब्रदर जिन्ना। वो उसमें कहती हैं कि भाई, मेरे पास एक बार जिन्ना साहब बीमार थे, तो लियाकत अली खान मिलने आए, तो इजाजत ली, वो आ तो गया। हाँ, जिन्ना साहब ने इजाजत दी। जब चले गए तो जिन्ना साहब खुद अपनी बहन को कहते हैं कि तुम्हें पता था, तुम्हें पता है क्यों क्यों मिलने आया? आया था? ये नहीं इसलिए मिलने आया कि मैं, मतलब मैं सही हूं या नहीं, ये देखने आया मैं मरूंगा कब। हाँ। आप देखिए कि ये आपका वो है, ये आपका कंफर्ट लेवल है एक दूसरे के साथ, ये आपका यकीन है एक दूसरे के साथ। फिर उसमें चूंकि हमारे पास एक और पॉलिटिकल उसमें, पार्टी। जी जी प्लीज। और भी ये जब मैंने भी ये बुक पढ़ी थी, उसके अंदर और भी इस तरह के वाकये लिखे हुए थे कि रेडियो पे उनको बोलने का नहीं दिया गया था, और वो बात बनी जी। बड़ी बड़ी कश्मकश वाले मौके थे। और वहीं से कंस्पिरेसी थ्योरी निकली थी कि जी। जब उनको लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल पे, तो वैन खराब कर दी या पेट्रोल नहीं था, तो वगैरह मैंने इस पे वगैरह। एक वीडियो की थी, जो जिन्ना साहब की स्पीचेस थी आज़ादी के बाद, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी सेंसर कर देता था, कहते हुए कि ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान से मतलब मेल नहीं खाते। यार, आप ये तमाशा सोच सकते हो? मिलिट्री, और इसमें सिर्फ ये नहीं है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे हारिस, आप मुझे बताइए कि ब्रिटेन ने आर्मी के थ्रू हम पे रूल किया ना, ज़ाहिर है उनके हम्म, उनके तो कितने थोड़े से लोग थे, बाकी तो सारे लोकल्स थे, कुछ लेकिन हजार लोग थे। हाँ, कुछ हजार लोग। उसके ही जरिए उन्होंने हम पे रूल किया। अगर आप इंडिया की इनिशियल तारीख पढ़ें, तो वहां भी आर्मी ने शुरू में इंटरवेंशन करने की कोशिश की, क्योंकि उस पूरी फौज जो बुनियाद पड़ी थी पूरी दोनों तरफ की फौज की, उसे सिखाया गया था कि भाई हम हुक्मरानी करते हैं, हम ही हम्म। हुक्मरान हैं, हुक्मरानी का डिवाइन राइट है हमारे पास। तो वहां पे वो इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, हमारे पास नहीं थी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस बंदे से कुछ उम्मीद अगर हो सकती थी, गो के मैं जिन्ना साहब की पूरी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ, वो बहुत जल्दी चले गए।
फिर लियाकत अली खान, अच्छे बुरे जैसे भी, वो भी चले गए। फिर तो कोई सेंट्रल फिगर हमारे पास रहा ही नहीं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम कौन थे, तो शायद मेजोरिटी को नाम भी नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं याद वो। हाँ, हाँ, और मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं नहीं याद। और ये हाँ, आर्गुमेंट आई थिंक मुझे आर्गुमेंट मेरा ख्याल डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, शायद मैंने उनकी बुक में पढ़ा था या आपके इंटरव्यू में ही सुना था। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था जो मैंने उस वक्त देखा, और उन्होंने इसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह ये मुस्लिम लीग जब बनी उसके बाद भी एक बड़ी लूली लंगड़ी किस्म की थी, और सारे जो थे एरिस्टोक्रेट्स थे जो लीडर्स बन गए। वो लीडरशिप नीचे से ग्रो नहीं हुई थी जिस तरह कांग्रेस में हुई थी। तो ऑब्वियसली एक मैच्योर पार्टी कांग्रेस उस वक्त 1947 तक कितनी 60-70 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, और मुस्लिम लीग में सिर्फ ये एक डेमिगॉग थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और उनके नीचे ये लियाकत अली खान जैसे लोग। क्या लियाकत अली खान कहते हैं कि वो एक इलेक्शन भी नहीं जीते थे अपने उधर जिधर से थे वो, कभी नहीं समथिंग जीते लाइक हैं, दैट। कभी नहीं या जीते या हैं। या सो और उसके अब अलावा ना ये देखिए, पॉलिटिशियंस। इसमें ना 2-3 और बातें भी हैं। देखिए, इसमें ना आपको अवाम को भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि मतलब मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं कोई किताब में पढ़ रहा था कि पार्टीशन से पहले के एक वकील थे, वो लिख मुसलमान वकील थे, वो लिख रहे थे कि यार जब हिंदू मेरे पास पार्टीशन से पहले आते थे ना कोई केस लेकर, और मैं उन्हें बताता था कि देखो ये केस तुम हार जाओगे, फलाँ-फलाँ फैक्ट है, तो हिंदूज़ मेजॉरिटी एग्री कर जाते थे, अच्छा जब हम हार जाएँगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है छोड़ देते हैं। जब हम मुसलमान मेरे पास आते थे और कहते थे कि ये केस है, और मैं कहता था कि केस हार जाओगे, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, कर दो, अल्लाह मालिक है। मैं ये अच्छी बुरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस तरह उधर की वेसिनिटी और लोकेलिटी और जो डिफरेंस था लोगों में उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास तो तालीम भी नहीं थी ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। सर सैयद ऐसे ही तो नहीं अपना सर पीटते थे। जब आपने दुनिया को देखा ही नहीं, और देखिए हम फिर वो अपने एक पूरे फैशन में मुब्तला थे, वो बात किसी और तरफ चली जाएगी कि खिलाफत मूवमेंट को हमने सपोर्ट किया, खिलाफत होनी चाहिए, यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान गए, तमाम चीज़ें। उसके बाद इसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि देखिए न सिर्फ़ ये, हमने पहले दिन से हम सिक्योरिटी स्टेट बने ना। शायद अगर जिन्ना साहब ये ना भी चाहते हों, उनके अपने बयान रिकॉर्ड पर हैं कि भई ये अमेरिका और कनाडा जैसा मामला होना चाहिए। उनका जो बम्बई में घर था, उन्होंने कभी नहीं बेचा। उन्होंने कहा था भई रखो, नेहरू को कहा था मुझे इसका किराया बेचते रहना, मैं आता-जाता रहूँगा। उनकी अपनी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। जब गांधी जी को मार दिया गया, जिन्ना साहब ने एडिटोरियल लिखा है डॉन में, ज़रा पढ़ के देखिए कितनी तारीफ़ें की हैं उन्होंने उनकी। उनकी बड़े अच्छे किस्म के ताल्लुकात थे, डिफरेंसेस अपनी जगह। लेकिन हमारे पास तो उसके बाद कुछ मतलब जब आपने सिक्योरिटी स्टेट बना दी और एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, जैसे मैंने पहले कहा, वो भी मैंने एक वीडियो में तज़किरा किया है, मैं आप देख लीजिएगा कहीं पे है, कि जब मैंने वो मिलिट्री की पूरी तारीख बताई है कि इन्होंने क्या किया हमारे साथ, तो वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने जिन्ना साहब की स्पीचेस सेंसर कर दी कि ये जो बाबा कह रहा है ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। यार तुम मुझसे बताओ कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? फिर फातिमा जुमरान। जिन्ना को देख फिर फातिमा जिन्ना को देखिए। फातिमा जिन्ना अपने भाई की बरसी पे हर साल तकरीर करती थी। उन्होंने 1-2 बार ज़रा डेमोक्रेसी के लिए बोलना शुरू किया, उनकी तकरीर ही सेंसर करना शुरू कर दी। मादरी मिल्लत की पहले तकरीर सेंसर करना शुरू कर दी, फिर उन्हें तकरीर करने ही नहीं देते थे। मतलब आप सोचें तो सही, हमारे साथ तमाशा किया एस्टेब्लिशमेंट ने। उसके बाद देखिए अयूब खान, जब बहुत बाद में अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगा दिया और सब, और अयूब खान को भी स्पेस उन्होंने अपने लिए खुद बनाई ना। ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत थी, खुद आके डिफेंस मिनिस्टर बन गए। सर्विंग आर्मी चीफ आके डिफेंस मिनिस्टर बन गए। कहीं दुनिया में होता है ये? उन्होंने आके मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद वो बड़ी तरक्की हुई जी, बड़ी तरक्की हुई। ठीक है, वो तरक्की सस्टेनेबल कितनी थी ज़रा वो भी तो देखिए, पैसे कहाँ से आ रहे थे, तमाम चीज़ें। फातिमा जिन्ना, आप सोच सकते हैं अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हरा दिया। लाइक कैन यू लिटरली थिंक ऑफ इट? ये हो सकता है हमारे मुल्क में? और उस वक्त कितने हबीब जालिब टाइप लोग मर रहे थे, बाकी सब तो घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें बता दिया गया कि भाई यू नो नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कभी टूट ही नहीं सकता, ये तो एक्सेप्शनल है, ये तो रसूल खुदा ख्वाब में आए थे और इस तरह का बना है। जब आप एक तो सिक्योरिटी स्टेट और फिर मजहब को साथ मिला दें, तो जो हो रहा है आपके साथ, इससे बुरा होना चाहिए था, इससे बहुत बुरा होना चाहिए था। अगर आप तारीख में देखें ना, अगर जैसे मैं हारिस आपको बताऊं, आप 2 मिनट भूल जाइए पाकिस्तान। आप 2 मिनट सोचिए कि एक मुल्क है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बना, जो जिसने बनाया वो खुद क्लियर नहीं था, और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। उसके बाद वो मर गया, आर्मी इंटरवीन करती रही। जब दुनिया में 2 सुपर पावर्स थी, उसको एक को तोड़ने में हम दूसरे के पिट्ठू बन गए। ईरान का मतलब, मैं तो अपना सर पकड़ता हूँ, मैंने इस पे पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा था कि ईरान का जो मोहम्मद मुसद्दिक का, जिसकी आजकल खान साहब बात करते हैं, उन्हें पूरा शायद पता भी ना हो, उसका जो सीआईए ने ऑर्केस्ट्रेट किया मार्शल लॉ, वो उसकी प्लानिंग कराची में बैठ के हुई थी।
सीटो सेंटो हमारे पास होता रहा। उसके बाद आप आगे चलते जाइए, ह्यूमन राइट्स दुनिया में हमने वायोलेट किए। बलूचिस्तान के साथ हमने क्या किया, वो हमारे साथ आए, और जो बंदा जिसने बलूचिस्तान की ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ, हमने हफ्ते बाद उसे अरेस्ट कर लिया। हमने बोला पहले तुम तो जेल में आओ ना, फिर हम बाकी चीजें देखते हैं। पख्तूनों को उनके राइट से हमने इस तरह महरूम रखा कि जो बाचा खान साहब थे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा का गांधी कहते हैं, उस बंदे ने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया, अफगानिस्तान में उसकी कब्र है। सिंध के जो हेड थे मुस्लिम लीग के, साईं जीएम सैयद, महीना पाकिस्तान बना, उन्होंने सिंधु देश का नारा लगा दिया, आखिर दम तक सिंधु देश की लड़ाई करते रहे। इसे जिसे आप आज गद्दार कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, मुस्लिम लीग का बंगाल का सरबराह था। वो सबसे पहले वहां पे Yeah. करारदाद पेश हुई, फातिमा जिन्ना की कैंपेन वो बंदा करता रहा, उसको आपने गद्दार करार दे दिया। उसके बाद He was आप the only one who won the in the political जी, मुस्लिम लीग में, वही एक वो लीडर था जो इलेक्शन जीत के आया था, बाकी सारे ऐसे ही थे। बाकी तो सारी टेक्नोक्रेट भी क्या, मतलब भानमती का कुंभा था, यहाँ से जोड़ा वहां से जोड़ा। उसके बाद आप देखिए ना कि हमने दुनिया में किरदार क्या अदा किया। हमने दुनिया में बहुत हद तक एक्सट्रीमिज्म सप्लाई किया। मौदूदी साहब की पूरी आइडियोलॉजी आज भी एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद है। उसके बाद हमने ये अमेरिका का साथ दिया, सोवियत यूनियन तोड़ा। हमने कौन सा ह्यूमन राइट्स है जिसका ख्याल रखा है, हमने बलोचों के साथ क्या किया है, हमने पठानों के साथ क्या किया। आप सोच सकते हैं कि मुल्क बनने के शायद 60 साल बाद वो अपने नाम के लिए लड़ते रहे कि यार हमारा नाम तो एनडब्ल्यूएफ से चेंज कर दो, ये क्या बकवास है। मतलब हमारा नाम तो तुम चेंज कर दो यार, हमें हमारी शनाख्त तो दे दो। और आज भी जब हम कहते हैं कि हमारी ये शनाख्त तो नहीं है, पाकिस्तानी ऊपर से सुपर इम्पोज आइडियोलॉजी आ जाती है। यार आप पाकिस्तानी होने की हैसियत से छोड़िए, आप मुझे बताइए ऐसे मुल्क को बादियों नजर में आप कैसा मुल्क समझेंगे। मतलब इज इट इवन अ Yeah. प्लेस टू लिव, इज इट इवन अ प्लेस टू लिव। लेकिन है, हमारा मुल्क है, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। एक्सेप्शन नहीं होते दुनिया में। हम टूट चुके हैं, हम दोबारा टूट सकते हैं। उसके लिए अगर मेहनत नहीं की तो हमारे सर पे टूटना खड़ा हुआ है। अभी परसों की बात है, वो जो उधर से बात आई है अफगानिस्तान से, ये बात थ्योरीज उठ रही हैं कि यार अफगानिस्तान जिस तरह का है हमेशा इसमें प्रॉब्लम रहेगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, कुर्द को अलग करो, पख्तून को अलग करो, पाकिस्तान का पख्तून इलाका मिलाओ, ग्रेटर अफगानिस्तान एक हिस्से का बनाते हैं। बलोचिस्तान वर्च पे बैठा हुआ है कि अलग हो जाए। कराची कराची में आपके पास कोई पॉलिटिकल बाइंडिंग फोर्स नहीं है। सिंध पीपल्स पार्टी अगर आज खत्म हो जाए तो मेरा अपना खानदान सिंधी है, वो पाकिस्तान को एक हद के बाद मंजूर ही नहीं करते, परसों अलग हो जाएंगे। मैं इंडियन आइडिया को नहीं बाय करता कि पाकिस्तान टूट जाएगा और सब, लेकिन हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। जब तक आप उन्हें हक नहीं दोगे, आप कैसे करोगे। आप मुझे बताइए 18वीं तरमीम हमें लगी कि हम ये सूबों को हक दे सकें कि वो अपनी पॉलिसीज बना सकें। 71 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ, वो भी किस तरह हुआ आपने देखा, उसका रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा। यार मतलब ये लानत वाला मौका नहीं है कि 40 साल बाद तुम्हारा पहला इलेक्शन हो रहा है। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फौरन अमल शुरू कर दिया। हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसका दिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ देता है। और आज भी हम आप सुनते होंगे ना पीटीआई के सपोर्टर से कि मुल्क बड़ा अहम है या तो कागज का टुकड़ा है। मतलब हम हमारी कोई तो यही नारा परवेज मुशर्रफ लगाता था जब उसने हाँ, इमरजेंसी लगाई थी, उसने कहा हाँ, सबसे कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंपॉर्टेंट है, मुल्क ज्यादा पाकिस्तान। important मतलब अजीब अजीब सा तमाशा है ये। और देखिए डेमोक्रेसी या तब्दीली आवाम से आएगी। जब तक ये हम इनको एजुकेट नहीं करेंगे, अगर कोई ये सोच रहा है कि सियासतदान इन्हें एजुकेट करेंगे, कोई ये सोच रहा है कि इन्हें जजेज एजुकेट करेंगे, कोई ये सोच रहा है कि इनके लिए कोई मुखलिस है, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि कोई मुखलिस नहीं है। आपने इनकी खलवतें नहीं देखी हैं, हमने इनकी खलवतें देखी हैं। खलवत होती है कि ये प्राइवेटली ये लोग कैसे होते हैं, इनकी खलवतें हमने देखी हैं सियासतदानों की। मैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, वो ऑन रिकॉर्ड है। अम, कराची में जब अल्ताफ हुसैन साहब का तूती बोलता था, वो सीआईए से नेगोशिएट कर रहे थे कि आप हमें फला फला चीज दे दें, हम कराची को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आज भी नदीम नुसरत को मैसेज कीजिए, मुझसे नंबर ले लीजिए, पूछ लीजिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपके मसाइल का हल है, तो नहीं है। आपके मसाइल का हल हारिस सुल्तान जैसे लोग हैं। आपके मसाइल का हल गालिब कमाल, सैयद मुजम्मिल, अली मिर्जा, गामदी साहब जैसे लोग हैं। आप इनसे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये वो लोग हैं जो आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको इस ये मौका फराहम करेंगे कि आप अपने एमएनए एमपीए से पूछ तो सको कि यार तुम कर क्या रहे हो। तुम मुझे बताओ तो सही कि जो तुम ये वोट लेके गए थे कि मैं ये करूंगा और वो करूंगा, और तुम अब बाद में मुझसे वोट लेने आए हो कि मैं नामूस रिसालत की हिफाजत करूंगा। तो भाई जब तक हम आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे कि नामूस रिसालत पे वोट नहीं देना, आपने नहीं वोट देना कि वो सच्चा कितना है या बुरा कितना है। भाई वो एक इंसान बहुत सच्चा है, मैं क्या करूं उसकी सच्चाई को अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा। तो उसकी सच्चाई अगर मेरे घर में गुर्बत लेकर आ रही है तो मैं चाटूं उसकी सच्चाई को।
और दुनिया में ये जो हमारे आतिफ मियाँ हैं, जिनको खान साहब ने अपनी इकोनॉमिक काउंसिल में भी ऐड किया था, उनका एक थ्रेड है ट्विटर पे, ज़रूर पढ़िएगा कि दुनिया रेमनी थे में जिनको निकाल दिया था इन्होंने। जी, जी, दुनिया में इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा बड़ा मसला है करप्शन से। करप्शन कहाँ पे नहीं होती, मैं करप्शन को डिफाइन नहीं, मतलब उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जिन्ना साहब रिकॉर्ड पर है ना कि करप्शन होती है और हमने करप्शन को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करना है। चाइना में नहीं होती करप्शन, अमेरिका में नहीं होती करप्शन। अमेरिका में तो ये लॉबीज़ और फंड्स यार बोल कर करते हैं, कहाँ पे नहीं होती। लेकिन हमने एक अजीब-सा वावेला बना लिया, हम अलग तरह के एक्सेप्शनिस्ट बन के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान अलग है। वही मामला जो टर्की वाले करते हैं कि टर्की सबसे अलग है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। भाई नहीं है, अगर आपके पास एफिशिएंट सिस्टम्स नहीं है, आपके पास डिलीवरी नहीं हो रही, आप मुझे बताइए ना, मैं छोटी-सी, मैं बहुत लंबी बात कर ली। नून लीग का दौर हो या पीटीआई का दौर हो, कभी गौर तो कीजिए कि 5% ग्रोथ आती है अगर हमारे पास। पाकिस्तान में ग्रोथ करना मुश्किल नहीं है, किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, बहुत आसान है। 4% तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, 4% तो हमारी वैसे ही ग्रोथ हो जाती है, बिकॉज़ बच्चे पैदा होंगे, इकोनॉमी चलेगी, घर होगा, सामान चलेगा, चीज़ें खरीदेंगे। 4% ग्रोथ तो आप कुछ ना करो तब हो जाती है, क्योंकि इतनी तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो हम 1% और हिट करते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट शुरू हो जाता है, हमारे पास डॉलर ही नहीं बचते। यही मामला नवाज शरीफ के दौर में हुआ, 6% हिट की, हमारे पास डॉलर ही नहीं बचे। अभी भी हमने मांगे तरह की 6% हिट की, हमारे पास डॉलर ही नहीं बचे। तो हमारे बड़े फंडामेंटल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। कोई बहुत ऑनेस्ट है, मैं क्या करूं उसकी ऑनेस्टी का? अगर उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसने हमें आगे नहीं लेके जाना, 3.5 साल बाद भी आपके पास सिर्फ बोलने को यह है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया, तो अच्छी बात है, उन्होंने आपको निकाला या नहीं। अपने गुरबान में तो देखो यार, आपके पास एक चीज़ नहीं है बताने के लिए कि आपने क्या कारकर्दगी थी आपकी। 3.5 साल में एक चीज़ नहीं है आप बता सको कि मैंने ये किया है।